हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2023 का वो समय है जब दुनिया में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट्स झेल रही है। ऐसे में G20 की मेजबानी के जरिए भारत के पास दुनिया को अपनी शक्ति, सामर्थ्य और संस्कृति को प्रदर्शित करने का बेहतर मौका मिला है। 9 और 10 सितंबर को G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसकी मेजबानी G20 प्रेसिडेंट के रूप में भारत ने की थी। दोस्तों, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम के तहत खाद्य सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा विकास, स्वास्थ्य और डिजिटलीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई थी। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी G20 शिखर सम्मेलन होता क्या है, इसका एजेंडा क्या होता है और इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं और इससे भारत को क्या फायदा होगा, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। सबसे पहले हम जानते हैं कि G20 कहते किसे हैं। G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है और इस समूह के 19 देश सदस्य हैं। अब इसको हम G20 कहते हैं, लेकिन इस ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है और इसका आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 2010 साल में G20 सम्मेलन का आयोजन दो बार किया गया था। दोस्तों, इस सम्मेलन में ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है और कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है और इसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। इस समय भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और दुनिया के सामने इस समय भारत की एक नई तस्वीर आ रही है। ऐसे में G20 सम्मेलन के आयोजन के जरिए भारत को दुनिया के सामने अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी क्षमता और उपलब्धियों का प्रदर्शन करने का एक बेहतर मौका मिला और साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी यह बैठक काफी अहम रही है। दोस्तों, दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सा G20 देशों का है। वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। इस लिहाज से भी हम देखें तो जो ये G20 शिखर सम्मेलन है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसकी मेजबानी से भारत को वैश्विक मंच पर प्रमुख खिलाड़ी बनने का मौका मिला। अब हम जानते हैं G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। G20 को सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है। इसके सदस्य देशों में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया और 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल है। अब हम जानते हैं एजेंडा तैयार करने वाले कौन से हैं। G20 का जो अध्यक्ष है वही इसका एजेंडा ही भी तय करता है, लेकिन उसे इसमें 2 अन्य देशों को भी शामिल करना होता है और एजेंडा को, जो G20 का एजेंडा होता है, उसको तय करने का जिम्मा जो होता है वो ट्राइका के पास होता है। अब ट्राइका का क्या अर्थ है? ट्राइका का अर्थ है 3 देशों से मिलकर बनना। पहला वो देश जो पिछले साल G20 का अध्यक्ष था, दूसरा वो देश जो वर्तमान में इसका अध्यक्ष है और तीसरा वो देश जो अगले साल G20 का अध्यक्ष होगा। यानी कि ये तीनों देश के अध्यक्ष मिलकर G20 का एजेंडा तैयार करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि G20 का काम क्या है। G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। दोस्तों, इसमें 2 समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला है फाइनेंशियल और दूसरा है शेरपा ट्रैक।
फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वह व्यक्ति जिसे शेरपा के तौर पर नियुक्त किया जाता है। इस समय जो G20 जो भारत में हुआ उसमें शेरपा का काम करने वाले सदस्य का व्यक्ति का नाम था पीयूष गोयल। दोस्तों अब हम जानते हैं G20 का मुख्य आर्थिक एजेंडा। वैसे तो G20 में कई मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन फिर भी G20 का जन्म जो हुआ, जो इसकी स्थापना की गई है, इसका जन्म हुआ, वो इसलिए हुआ कि आर्थिक चुनौतियों से लड़ा जा सके। और इस बार भारत ने जो मुख्य आर्थिक एजेंडा तैयार किया वह था भारी कर्जे में फंसे देशों की समस्याओं को सुलझाने का। दुनिया में विश्व बैंक और IMF से भी बड़ा अब चीन बन गया है, यानी कि वो ही सबसे ज्यादा कर्ज बांटने वाला देश बन गया है। IMF के अनुसार अफ्रीका के 40 देश इस समय वर्तमान में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और इनमें से जो 20 देश हैं उनको चीन ने ही कर्ज दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं G20 सम्मेलन में भारत की क्या जरूरत है। वैश्विक तौर पर हम देखते हैं भारत को इस विभाजित दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाना है। मतलब भारत इस समय काफी तरक्की कर रहा है हर क्षेत्र में और इसकी लंबे समय तक विश्व पर छाप छोड़ना भी भारत का मूलभूत एक उद्देश्य रहा है। साथ ही विकासशील देशों को आगे बढ़ाना और उनके मुद्दों को प्राथमिकता से रखना भी भारत की G20 में एक जिम्मेदारी थी। क्षेत्रीय तौर पर वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया का अगुवा देश भारत ही है। इस वजह से दक्षिण एशिया के बाकी देशों के हितों को, जो कि G20 का हिस्सा नहीं है, उनको भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत की ही है। घरेलू हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया को भारत की ही जरूरत है। ऐसे में दुनिया भर में भारत की बढ़ती हैसियत की घरेलू माहौल में पुष्टि करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी इस G20 में भारत की है। अब हम जानते हैं भारत को G20 की मेजबानी से क्या लाभ होगा। सबसे पहला है G20 देशों का दुनिया की GDP में 85% हिस्सा है। वहीं दुनिया के व्यापार में इसका 75% की हिस्सेदारी भी है। इस लिहाज से भी देखा जाए तो ये सम्मेलन जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसकी मेजबानी से भारत को वैश्विक मंच पर प्रमुख खिलाड़ी बनने का मौका मिलेगा। वर्तमान में दुनिया में चारों तरफ हम देख रहे हैं कि अफरा तफरी का माहौल है। एक तरफ कोविड की महामारी फैली हुई है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध के साइड इफेक्ट हैं। ऐसे में G20 की मेजबानी के जरिए भारत के पास दुनिया को अपनी शक्ति, सामर्थ्य और संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक बेहतर मौका मिला था इस G20 के द्वारा। और इस सम्मेलन में से भारत में दुनिया में भारत की आवाज काफी बुलंद हुई। साथ ही भारत के G20 देश सदस्य देशों के साथ व्यापार संबंध भी अब आगे मजबूत होंगे। तीसरा, इस समय भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। दुनिया में एक नए भारत की तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है। ऐसे में जो G20 का सम्मेलन भारत में हुआ, इसका आयोजन हुआ, इसके जरिए भारत को दुनिया के सामने अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए साथ ही साथ अपनी क्षमता और उपलब्धियों का प्रदर्शन करने का पूरा मौका इस G20 शिखर सम्मेलन के द्वारा मिला। हाल ही में G20 को लेकर PM मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत की G20 अध्यक्षता के कई सकारात्मक परिणाम आई हैं। कैसे? G20 को दुनिया भविष्य के रोड मैप के तौर पर देख रही थी। G20 के जरिए भारत एक नई तस्वीर, शक्ति और सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में समर्थ रहा। इससे नए अवसर और निवेश से भारत की आर्थिक गति को मजबूती मिलेगी अब आगे, और भारत के लिए अब विकसित राष्ट्र बनने की राह आसान होगी। अगला इसका फायदा है, भारत को आजाद हुए हम सभी जानते हैं 76 साल बीत चुके हैं और इस दौरान देश ने कई उपलब्धियां हासिल भी की हैं। हम आज कई क्षेत्रों में टॉप 5 में हैं और कई में हम टॉप 3 में हैं और कई जगह हम देखें तो हम टॉपर ही है। एक तरह से सबसे अच्छा हमारा देश ही कार्य कर रहा है।
लेकिन इन सब के बावजूद भारत को विकासशील देशों में ही गिना जाता है। आज भी भारत की गिनती विकासशील देशों में ही की जाती है। ऐसे में अब जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया अपने देश में, तो इससे दुनिया के सामने अपनी श्रेष्ठता बेहतर ढंग से वो प्रदर्शित कर सका। G20 के प्रमुख मुद्दे क्या रहे, उनके विषय पे उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला था जलवायु संकट। भारत से जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर चर्चा का नेतृत्व करने की जो उम्मीद विश्व ने रखी है, भारत उस पर खरा उतरा। अपनी सम्मेलन में COP27 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे देशों को मुआवजे के लिए घाटा और नुकसान फंड की स्थापना करने पर बात बनी थी। सम्मेलन में भारत का ध्यान विकासशील देशों को उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विकसित देशों की आवश्यकता पर केंद्रित करना रहा। दूसरा था डिजिटल फासले को कम करना। दोस्तों, दुनिया की आधी आबादी के पास अभी भी डिजिटल सुविधाएं नहीं है और भारत इस समय डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी है। सम्मेलन में भारत ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर जोर दिया। भारत जन धन आधार मोबाइल के जरिए अपने समावेशी डिजिटल क्रांति की विशेषताओं का लाभ भी दूसरों को दे सकता है और वो इसने इस सम्मेलन के द्वारा अपना ये संदेश विश्व को पहुंचाया। UPI पेमेंट सिस्टम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अंत में दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान करना, विकास करने के लिए संसाधनों की ज्यादा उपलब्धता, पर्यटन का विस्तार, वैश्विक कार्यस्थल में अवसर, मोटे अनाज के उत्पादन और खपत के जरिए मजबूत खाद्य सुरक्षा और जैव ईंधन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता आदि महत्वपूर्ण रहे, जिससे पूरे देश को लाभ मिलेगा। इस शिखर सम्मेलन के दौरान मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा समझौते और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संपन्न होना बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में भारत में आयोजित जो 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था दिल्ली के प्रगति मैदान में, वह क्यों क्या है, G20 है क्या, उसके क्या आर्थिक एजेंडा है, उससे भारत को क्या फायदा मिलेगा, उसमें शामिल होने वाले कौन कौन से देश हैं, इन सब पर हमने आज के अध्याय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।